हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन शर्मा, आपका फिज़िक्स टीचर, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अध्याय 2 कक्षा 12 का प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हमने इसका मैटर हमने पुराने वीडियो में देख लिया है। तो उसमें हमने क्या बताया, थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। तो उसमें हमने बताया कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है और प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है। प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, जिसके कारण ये परिघटना होती है अपवर्तन की। तो वहाँ पे हमने अपवर्तनांक को समझा कि माध्यम जिस प्रकार चाल भिन्न भिन्न होती है प्रकाश की, इसी प्रकार माध्यम का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। तो वहाँ हमने कुछ चीज़ें इस तरह प्रकार की डिस्कस की। इसके अलावा हमने वहाँ पे स्नेल्स का लॉ भी पढ़ा। तो स्नेल ने 2 नियम दिए थे, तो दोनों ही प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित थे। तो वहाँ पे हमने, तो किसी भी स्टूडेंट ने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके वहाँ देख ले, और साथ में ये देखे कि किस प्रकार हमने उस चैप्टर को वहाँ समझाया है, ताकि यहाँ जो आज हम समझाने वाले हैं उसको और अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा वास्तविक एवं आभासी गहराई। कोई वस्तु आपने ऐसा अपने दैनिक जीवन में लगातार देखा होगा या आए दिन देखते भी होंगे कि जब हम एक बाल्टी के अंदर एक सिक्का डाल देते हैं, बाल्टी पानी से भरी है, सिक्का उसमें डाल देते हैं, तो सिक्का कहाँ पहुँच जाता है, उसकी पैंदी पर पहुँच जाता है, तली पर पहुँच जाता है। तो बाल्टी की तली पर सिक्का यदि पहुँच जाता है तो क्या वो सिक्का हमें तली पे ही दिखाई देता है या कुछ उठा हुआ सा दिखाई देता है। तो आपने यदि ऐसा ना महसूस किया हो तो इसको एक प्रयोग के द्वारा आप घर पे इसको करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ और हम सिक्का डाल देते हैं तो बाहर से देखने पर हमें वो सिक्का यहाँ नहीं दिखाई देता, तली पर नहीं दिखाई देता, हमें इससे कुछ ऊपर की ओर यहाँ बिंदु आई पर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? बिंदु आई पर दिखाई देता है। इसका मतलब जो गहराई उसकी h थी, वास्तविक गहराई हम ये h मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविक गहराई सिक्के की क्या थी? h थी, वास्तविक गहराई h थी। परंतु जब वो I पे हमें दिखाई देता है तो उसकी गहराई कितनी रह जाती है? h रह जाती है। तो ये इसे बोलते हैं आभासी गहराई। तो वस्तु जो है हमें कहाँ दिखाई देती है? I पर दिखाई देती है, और बाहर से हम देख रहे हैं तो ये हमें आभासी स्थिति दिखाई दे रही है, इसकी वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई दे रही। तो आभासी गहराई कितनी हो गई? यहाँ पे आपकी h हो गई। तो वास्तविक थी गहराई h, आभासी थी है गहराई स्मॉल h। तो इसको थोड़ा सा चित्र से समझते हैं कि हमने एक बीकर ले लिया, एक बीकर के हमने अंदर कोई एक वस्तु, जैसे कि मैं सिक्का बोल रहा हूँ तो सिक्का आप मान सकते हो, तो सिक्का हमने यहाँ पे डाल दिया। तो सिक्का जो गहराई पर यहाँ पहुँच जाता है। तो यदि हम इसके पानी के तल से, ये पानी का तल है, तल से यदि इसकी तली की गहराई नापें तो ये h आती है, यानी कि वस्तु कितनी गहराई पर है? h गहराई पर स्थित है। जब इस वस्तु से किरण चलती है, प्रकाश की किरण इससे चलती है, तो इस तरह से आती है यहाँ पर B बिंदु पर, और यहाँ से ये इस तरह से मुड़ जाती है, इस तरह से आती हुई इस तरह से मुड़ जाती है। तो क्योंकि अंदर क्या है? सघन माध्यम, ये आपका क्या है? सघन माध्यम है। और जो बाहर है, बाहर क्या है? वायु। तो वायु होती है विरल माध्यम। सघन माध्यम से किरण चलकर जब विरल माध्यम में पहुंचती है तो ये अभिलंब जो दिया हुआ है इससे दूर की ओर हट जाती है, यानी कि जो कोण आई नीचे आपतन कोण है, अभिलंब के साथ में जो कोण आई बनता है वो इस आर से कम होता है। यानी कि इस स्थिति में क्या आएगा? कोण आई इज लेस देन आर, कोण आई जो है आर से छोटा होगा, तो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। और यदि हम इस जो ये दूर की ओर किरण हट गई, इस किरण को यदि पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको डॉट डॉट करके, तो पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ चली जाती है? आई पर जाकर मिलती है। तो ऐसे ही हमने एक अभिलंब ये डाल दिया यहाँ पे, आई पर जाकर मिलती है। और इस प्रकार ये वस्तु जो है हमें कहाँ दिखाई देती है? आई पर दिखाई देती है।
और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें, जो ये किरण आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है। तो इसका मतलब सिक्का जो हमें यहाँ दिखाई देना चाहिए था, वो सिक्का हमें अब यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होता है सब अपवर्तन के कारण। तो पानी का एक अपवर्तनांक होता है, पानी के अपवर्तनांक को हम n से बताते हैं। किससे बताते हैं? n से। तो यहाँ पानी की जगह क्या लिखा हुआ है? द्रव लिखा हुआ है। तो द्रव की जगह में के स्थान पर पानी भी हम लिख सकते हैं, बाकी द्रव लिखा हुआ है तो हमने क्या कहेंगे यहाँ पे? द्रव का अपवर्तनांक। तो द्रव का अपवर्तनांक कितना ले लिया हमने? n ले लिया यहाँ पे। वास्तविक गहराई h, आभासी गहराई h, द्रव का अपवर्तनांक n। तो इस स्थिति में हम आभासी गहराई नापते हैं। क्या नापते हैं? आभासी गहराई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे द्रव का अपवर्तनांक बराबर n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो n हमने यहां लिख लिया। वास्तविक गहराई कितनी है? h है, और आभासी गहराई क्या है? स्मॉल h है। तो ये हमारा एक सूत्र निकल जाता है। तो जब हमें वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दी हो तो द्रव का अपवर्तनांक हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर इसके स्थान पर हम क्या करेंगे कि हमें यदि आभासी गहराई निकालनी है कि वस्तु की आभासी गहराई निकालो, तो वस्तु की आभासी गहराई कैसे आएगी? h बराबर, ये n नीचे आ जाएगा, h ऊपर चला जाएगा, तो आएगा h बटे n। तो इस प्रकार से हम वस्तु की आभासी गहराई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात आ जाती है इसके सूत्र की आभासी गहराई निकालने के लिए। अब एक और चीज़ आती है इसके अंदर कि हम ये जो आभासी गहराई है h हमने निकाल दी, तो इस आभासी गहराई में को यदि हम इस h में से घटा दें तो ये हमें वस्तु का विस्थापन पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? वस्तु का विस्थापन। तो देखने पहले वस्तु कहाँ थी? ऊपर थी, परंतु दिखाई कहाँ दे रही है? यहाँ दिखाई दे रही है। तो वस्तु का जो है विस्थापन कितना हो गया? वस्तु ऊपर की बजाय दिखाई देने के बजाय आई पर हमें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया? इस विस्थापन को हम ले लेते हैं x। तो हम यहां से इसको हम ले लेते हैं x, यानी कि I से लेकर के O तक की जो दूरी है वो हमारी x है। तो करो नोट इसे। कैसे हम लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन x ले लिया हमने। तो कितना विस्थापन हुआ वस्तु का? h गहराई पे था, h पे स्मॉल h पे दिखाई दे रही है वस्तु, तो विस्थापन होगा x, यानी कि h में से यदि मैं इसको घटा दूं h को तो मेरा x निकल आएगा। तो लिखो h माइनस h, और h हमने क्या लिया हुआ है? h बटे n, h माइनस h बटे n। इस h को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, भैनिष्ठ ले लेता हूँ। तो h मैं बाहर निकाल लेता हूँ यदि ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट बना देता हूँ। h मैंने बाहर निकाल लिया तो ये h बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा? 1 बटे n। तो ये भी हमारा एक सूत्र हो जाता है कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वस्तु का विस्थापन बताइए। तो वस्तु का विस्थापन आप इस सूत्र से निकालोगे और वस्तु की आभासी गहराई आप इस वाले सूत्र से निकालोगे। ठीक है, ये क्लियर है? एक इसमें पॉइंट और आ जाता है। क्या? एक पॉइंट आ जाता है कि हमने पहला पॉइंट ये बताया इसका, दूसरा हमने ये बताया हमने आभासी गहराई निकालने के लिए बताया, दूसरा हमने वस्तु का विस्थापन बताया कैसे निकालते हैं। एक तीसरा पॉइंट जो आएगा इसके अंदर वो ये आएगा कि यदि इसमें एक द्रव ना भरकर हम इसमें 3 प्रकार के द्रव ले लें। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के द्रव ले लें, जिसका पहले द्रव का अपवर्तनांक n1 हो, दूसरे का n2 हो और तीसरे का n3 हो। 3 द्रव ले लिए और ये मान लीजिए कि वो तीनों द्रव आपस में
नहीं मिलते हैं। जैसे कि तेल और पानी को यदि डाल दो तो वो आपस में नहीं मिलते हैं। तेल जो है पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देता है, तो वो आपस में नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार के 3 द्रव हम ले सकते हैं, जैसे कि हम पारा ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, ठीक है, और साथ में पानी ले सकते हैं। तो तीनों ही द्रव आपस में अमिश्रणीय हैं। तो 3 हम द्रव लेते हैं जिनके अपवर्तनांक N1, N2, N3 हैं, और ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक N1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक N2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक N3 है। ये हम इसको मान लेते हैं कि 3 द्रव ऐसे हैं जो आपस में मिश्रित नहीं होते, आपस में एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। तो और इस तरह से भरे गए हैं कि N1 इतनी दूरी में है, इतनी ऊंचाई में तो N1 है, इतनी ऊंचाई में N2 है, और इतनी ऊंचाई में N3 है, ठीक है। और ये जो दूरियां हैं आपस में बराबर, मान लो कि ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, तीनों दूरी आपस में बराबर है, तीनों ऊंचाइयां गहराइयां जो हैं आपस में बराबर हैं। तब उस स्थिति में क्या करोगे आप? तब उस स्थिति में तीसरी स्थिति आती है, तब जो आभासी गहराई होगी, तब क्या होगी? आभासी जो गहराई होगी, तब सिक्का जो यहां था वो कहां दिखाई देगा, उसके लिए आभासी गहराई निकालते हैं हम। तो आभासी गहराई जो होगी h बराबर h बराबर h1 अपॉन n1, h2 अपॉन n2 और h3 अपॉन N3। इस तरह से हमारी N3, तो इस सूत्र से हम उस समय आभासी गहराई निकाल सकते हैं। ये उस तरह से आभासी गहराई निकालने का सूत्र है। तो ये N1 था इतने उसमें, तो इसकी हाइट क्या थी? H1 थी, H1। इसकी क्या थी हाइट? H2 थी, और इसकी क्या थी हाइट? H3 थी। तीनों हमने गहराइयाँ मान ली है यहाँ पे। तो तीनों गहराइयाँ मान करके हमने ये सूत्र इसका निकाल दिया है। तो इस प्रकार से आप आभासी गहराई को निकाल लेते हो, ठीक है। इस पर हम अब उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या आता है इसके ऊपर, ठीक है। एक अंकिक उदाहरण हम सोल्व करेंगे अब एक। तो स्टूडेंट, जो हमने अभी ये आपको बताया वास्तविक में आभासी गहराई, इस पे 2 अंकिक प्रश्न है, जिसमें एक में हमें अपवर्तनांक निकालना है पानी का, और दूसरे में आभासी गहराई निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो एक पात्र में 15 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है, यानी कि पानी जितना होगा उतनी ही वस्तु की गहराई मानी जाती है। तो एक पात्र में 15 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। पात्र के पैने में रखी सुई की गहराई, तो वस्तु की जगह क्या दे दी? यहाँ पे सुई दे दी इन्होंने। तो यहाँ पे हम ये मान लें कि यहाँ पे सुई है और पानी कितना भरा हुआ है? 15 सेंटीमीटर गहराई, यानी कि h क्या है आपका? 15 सेंटीमीटर। तो हम इसका हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो वास्तविक गहराई क्या है? वास्तविक गहराई h बराबर कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी गहराई है, और पात्र के पैने में रखी सुई की गहराई 11.28 सेंटीमीटर प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब क्या है? ये आभासी गहराई है। तो ये कितनी आ गई? आभासी गहराई, यानी कि h आ गया, स्मॉल h, ये आपकी आती है 11.28 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है पानी का अपवर्तनांक। तो हमारे पास सूत्र क्या था? आभासी गहराई बराबर आभासी गहराई h बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई यानी कि कैपिटल H, और नीचे क्या था? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, यानी कि n हमें, जो n है ये हमें ज्ञात करना है। तो n को हम इधर ऊपर ले जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा? h बटे h। तो इसको जब हम हल करेंगे तो h की जगह हम 15 सेंटीमीटर रख देते हैं, और नीचे की है 11.28 सेंटीमीटर आभासी गहराई। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये पानी का अपवर्तनांक जो कि 1.33 होता है वो आ जाता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 हमें प्राप्त हो जाता है। जब इसको आप भाग करोगे तो 1.33 आ जाएगा आपका। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर है, सेंटीमीटर ऊपर नीचे है, तो सेंटीमीटर आपस में कट जाते हैं। तो इसलिए कोई भी अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, और ना ही इसकी कोई विमा होती है।
तो इस प्रकार से हल एक हमारा यहाँ पे हो जाता है। एक अगला प्रश्न है, एक सिक्का एक टब की तली पर है। अब इसे इन्होंने टब कह दिया। एक सिक्का मैं आपको बता के चल ही रहा था, सिक्का टब की तली पर है, टब में जल भरा है यानी कि पानी भरा है। कितना है उसका अपवर्तनांक? n बराबर 4/3 और की गहराई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि टब में जल की जो गहराई है 15 सेंटीमीटर है। तो टब में जल कितना है? 15 सेंटीमीटर। और सिक्का कहाँ होगा? तली पर ही पहुँचता है सिक्का। तो इसका मतलब क्या हुआ? हल 2 क्या हो गया आपका? हल 2 आप करते हैं तो वास्तविक गहराई कितनी हो गई हमारे पास में? वास्तविक गहराई h बराबर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। इन्होंने अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में अपवर्तनांक भी दिया हुआ है जो कि n होता है 4/3। ये जो आपका 4/3 है, यदि आप इसको भाग करोगे जल का अपवर्तनांक तो वो 1.33 आ जाएगा आपका। ठीक है, भाग करने पर। तो हमें आभासी गहराई निकालनी है, तो आभासी गहराई बराबर h बराबर क्या थी आभासी गहराई? वास्तविक गहराई h/n। तो h कितना है हमारा? 15 और ये होगा 4/3। 3 ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ गया? 15 गुणा 3/4। और जब आप इसको भाग करोगे तो भाग करने पर 11.25 सेंटीमीटर ये आपकी आभासी गहराई आ जाएगी। यानी कि वस्तु थी 15 सेंटीमीटर पर दिखाई कहाँ देगी? 11.25 सेंटीमीटर पर। इतनी गहराई पर थी और इतनी गहराई पर वो वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमारे 2 अंकिक प्रश्न इस पर हो जाते हैं। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, एक सिद्धांत दिया गया, क्योंकि अपवर्तन का चैप्टर चल रहा है तो इसमें एक सिद्धांत उत्क्रमणीयता के ऊपर दिया गया। उत्क्रमणीयता क्या होता है? उत्क्रमणीयता यह होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी 2 माध्यमों को विभाजित करने वाले पृष्ठ पर पहले अपवर्तन करती है, उसके बाद वो परावर्तन करती है, या फिर इसके अलावा भी कुछ परावर्तन या अपवर्तन हो सकते हैं, तो उसके बाद जब वो प्रकाश किरण वापस अपने पहले पथ पर जाती है तो जो है अपने पथ पर ही वो वापस हो जाती है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि यदि प्रकाश की कोई किरण अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर गुजरे और इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो वह अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है, यानी कि जिस पथ पर वो आई थी उसी पथ पर वो वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत का उपयोग हम इस संबंध को बनाने में करेंगे, जिसमें हमें क्या आता है? अपवर्तनांकों के बीच संबंध निकालना है, यानी कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चित्र बना लेते हैं। चित्र में क्या आएगा? हम ये कहते हैं कि ये 2 माध्यमों को अलग करने वाला एक पृष्ठ है। एक माध्यम ऊपर, एक माध्यम नीचे है। एक प्रकाश किरण इस तरह से आती है। ये मैं एक अभिलंब डाल लेता हूं इस पर, ये एक अभिलंब है। प्रकाश किरण A और यहां पर ले लो आप O, और इस अभिलंब को यदि मैं नीचे की ओर बढ़ा दूं तो इस तरह से नीचे की ओर बढ़ जाता है अभिलंब। तो ये माध्यम 1 है और ये माध्यम आपका 2 है। तो जब ये किरण इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और आपतन कोण I है जबकि, तो ये या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या फिर अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी। तो मैं मानता हूं कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसका मतलब विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। तो ये कोण कितना बनाएगी? R कोण बनाती है। कितना बनाती है? R कोण बनाती है। अब यदि, क्योंकि अभी हमने देखा कि AO किरण आई, इसका अपवर्तन हुआ इस अंतरा पृष्ठ पर, और अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ चली गई? नीचे की ओर चली गई, यानी कि यहाँ B पर चली गई। अब यदि मैं यहाँ पर एक इसके सामने कोई दर्पण लगा देता हूँ, कोई दर्पण मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इस किरण जहाँ पे किरण पहुँचती है वहाँ पे एक दर्पण रख देता हूँ, तो दर्पण से टकरा कर ये
वापस चली जाती है, दर्पण से टकरा कर ये वापस चली जाती है। तो पहले इस किरण का क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद ये अंदर आई दूसरे माध्यम में, और दूसरे माध्यम पे फिर हमने जब एक दर्पण रख दिया तो इसका परावर्तन हो गया। तो ये किरण अपने वापस इसी पथ पर वापस चली जाएगी। किस पथ पर चली जाएगी, इसी पथ पर ये वापस लौट जाएगी। तो यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है कि जब किसी किरण का पहले अपवर्तन हो फिर परावर्तन हो जाए तो वो अपने मार्ग पर वापस चली जाती है। तो आप एक बार फिर इसे समझ सकते हैं कि प्रकाश की कोई किरण अनेक परावर्तन और अपवर्तन से होकर गुजरे और इसके पश्चात से विपरीत दिशा में चलाया जाए, विपरीत दिशा में, तो वह अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है, यानी कि अपने पूर्व पथ पर ही वापस लौट जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आते हैं बात अपवर्तनांकों के बीच संबंध पर। मान लिया मैंने कि यहाँ पहला माध्यम है तो अपवर्तनांक कितना होगा इसका n1, दूसरा माध्यम है तो अपवर्तनांक कितना होगा n2। इन दोनों के बीच मुझे संबंध निकालना है। तो जब किरण इस अंतरा पृष्ठ पर गिरती है इस बिंदु पर जो कि O है और दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। क्या लिखता हूं मैं यहां पे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। इसे हम लिखेंगे 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और स्नेल का नियम क्या था, जब कोई किरण I पर आपतित होती है, I कोण पर आपतित होती है और R कोण बनाती है, जो किरण OB है अपवर्तित किरण, तो ये कहता है साइन I अपॉन साइन R। ये मैंने किसका नियम लिखा है, स्नेल का नियम। ठीक है, अब क्योंकि ये किरण वापस चली जाती है तो जो BO किरण है, BO किरण ये वापस जाती है, तो ये इसका क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। जब ये वापस जाएगी तो इस अंतरा पृष्ठ पर जाके दोबारा पड़ेगी यहाँ पे इस जगह, तो ये आपतन बिंदु हो गया। और ये क्या हो गया, फिर ये आपतन कोण हो गया। और ये क्या हो गया, फिर जो कोण बनेगा ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही थी तो आपतन कोण ये था, अपवर्तन कोण ये था। जब किरण इस दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तो आपतन कोण ये होगा और अपवर्तन कोण ये होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, जब किरण BO वापस लौटती है तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या निकालेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये हम निकालेंगे। तो यहां हमने क्या निकाला था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अब हम निकालेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपतन कोण का साइन, यानी आपतन कोण अब क्या है, R, तो साइन R अपॉन साइन I, ये आ जाएगा। अब आप ये देख रहे होंगे 1n2 निकाल दिया हमने, 2n1 निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे इसका, इन दोनों की गुणा कर देंगे, इस समीकरण की और इस समीकरण की गुणा कर देंगे। एक पहली समीकरण दूसरी समीकरण गुणा कर देंगे आपस में। तो 1n2 बराबर 1n2 मल्टीप्लाई गुणा 2n1, और इधर जब इधर के पक्षों की गुणा होगी तो इधर के पक्षों की गुणा और कर दो। इसका मतलब ये वाम पक्ष हो गया, ये दक्षिण पक्ष हो गया। तो दक्षिण पक्ष की गुणा करो, क्या आ गया, साइन I अपॉन साइन R गुणा साइन R अपॉन साइन I। ये आप देख लो, साइन I अपॉन साइन R बटे साइन R अपॉन साइन I। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे। कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब मैं यदि 1n2 को उधर ले जाता हूँ या फिर 2n1 को उधर ले जाता हूँ तो किस तरह से आएगा, ये 1n2 बराबर 1 बटे 2n1, यानी कि
माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर 1 बटा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में इस प्रकार से संबंध निकल जाता है। अब इसमें एक बात और आती है, कि अभी तक हमने क्या देखा कि माध्यम 1 और माध्यम 2 लिए हमने केवल इसके अंदर, ठीक है। एक चीज़ और मैं इसमें बताना भूल गया, इसमें आप यदि इसे मान लो, यदि आप इसे आप मान लो कांच, कि ये कांच में है इस टाइम, ये कांच माध्यम है और ये क्या है, जल माध्यम है। तो कांच से जल में जा रही है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो कांच से जब जल में जा रही है, या फिर इसे जल मान लो आप, क्योंकि ये विरल माध्यम ले रखा है हमने और ये हमने सघन ले रखा है, तो जल आपका विरल होगा और कांच जो होगा सघन होगा, ये मान लेते हैं। तो 1 की जगह हम क्या रखते हैं, जल, यानी कि 1 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, जल के लिए क्या लिखते हैं, वाटर, WNG बराबर, और ये क्या है 2 G 1/GNW। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। इसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि यदि माध्यम 2, 3 है, अभी तक माध्यम कितने लिए हमने, 2 माध्यम लिए, अभी माध्यम हम थोड़े से बढ़ा लेते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे इसको, हम क्या करते हैं कि इस अंतरापृष्ठ से ऊपर क्या है, वायु, मैं कहता हूं ऊपर क्या है, वायु। इस अंतरापृष्ठ के नीचे आपका हम मान लेते हैं जल है, यहाँ पे क्या है, जल, और इससे जो नीचे वाला है इसके अंदर क्या है, ये मान लेते हैं कांच है, यहाँ पे क्या है, कांच। यहाँ वाटर है, यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर वायु है, और इसके बाद जो नीचे है वो फिर वायु आ जाता है। तो हम कहते हैं कि किरण जो कि इस प्रकार से गिरती है ऐसे, और ये हम इसका अभिलंब मान लेते हैं, ये हमने अभिलंब ले लिया, और इस अभिलंब को बढ़ाते चले जाते हैं नीचे की ओर, ऐसे बढ़ा दिया हमने। तो जो वायु से जब जल में जाएगी, तो वायु क्या है, विरल माध्यम, और जल क्या है, सघन माध्यम। तो ये इसकी ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर ये मुड़ जाती है, और कोण क्या बनाती है, आर कोण बनाती है। और यहाँ क्या कोण था, आई कोण था। ये क्या किरण है, ए किरण है, ये बिंदु ओ हो गया आपका। अब ये किरण जल के बाद कहाँ जाएगी, कांच में चली जाएगी। तो कांच में आ जाएगी, तो जो है कांच में आ जाएगी, तो इस तरह से ये कांच में आ जाती है, ये आती है इस तरह से कांच पे, कांच पर पड़ती है, कांच के अंतरापृष्ठ पर पड़ती है, और कांच के अंतरापृष्ठ पे पड़ेगी तो ये कहाँ विचलित होगी, जल क्या है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। ये जब इसमें जाएगी तो फिर से ये इस तरह से बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे आपका हम अभिलंब बना लेते हैं इस बिंदु पर, क्योंकि इस बिंदु पर आके टकराई है, तो ये अभिलंब हो गया इसका। इस अभिलंब पे ये जो कोण बनेगा, ये वाला, ये कोण, ये आर ही बनेगा। कितना बनेगा, आर ही बनेगा। जो ये कोण था वही सेम कोण यहाँ बन जाएगा। इसके बाद जब ये दूसरा, अब ये इस वाले तल में जाएगी, तो अब ये कोण कितना बनाएगी, ये बनाएगी आर डैश। क्या बनाएगी, आर डैश कोण बनाएगी। और फिर ये किरण यहाँ टकराएगी, और यहाँ टकराकर फिर ये, अभी क्योंकि कांच जो है सघन माध्यम है और नीचे क्या है, वायु है, तो ये विरल माध्यम है। तो ये हम यदि यहाँ पे एक अभिलंब खींच लें तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। कहाँ हट जाएगी, दूर हट जाएगी। और यहाँ पर ये इसने आर डैश बनाया, तो यहाँ ये कोण क्या बनेगा, ये वाला, ये भी आर डैश होगा। ये भी कोण क्या होगा, आर डैश कोण होगा। और जब ये वायु में आ जाएगी, तो जो ये पथ है और जो ये पथ है, ये पथ आपस में समांतर हो जाते हैं। यानी कि वायु के जो पथ थे एओ, और जो ये अंतिम यहाँ पे किरण निकली है, ये जो आपस में किरण जो है समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं किरणें। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल का नियम क्या था कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि ANW कितना होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ये पहली समीकरण आ गई हमारी। अब जल से कांच में जा रही है, जल से कांच में जाएगी, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना था, अब इसका
आर पर ये आपतित हो रही है तो साइन आर बटे साइन आर डैश पर ये अपवर्तन कोण है। ये समीकरण 2 हो जाती है हमारी। अब ये कांच से फिर वायु में चली जाएगी तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर किस कोण पर आपतित हुई है, आर डैश पर, यानी कि साइन आर डैश, और नीचे क्या कोण बनाया इसने, फिर से ये आई बना देती है, यानी कि जो कोण इस पे ऊपर से यहाँ से गिरी थी जल वाले अंतःपृष्ठ पर, उसी कोण पर ये बाहर निकल जाती है वायु में। तो साइन आर अपॉन साइन आई। तो इस प्रकार हमें 3 समीकरणें मिल जाती हैं। अब मैं इन तीनों समीकरणों की गुणा कर देता हूँ। यदि हम तीनों समीकरणों की गुणा कर दें तो ए एन डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू एन जी गुणा जी एन ए बराबर, तीनों की गुणा कर दो दक्षिण पक्ष की, साइन आई अपॉन साइन आर, या मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको गुणा, यहाँ कर देता हूँ, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, गुणा साइन आर बटे साइन आर डैश, ये लिख दिया। इसके बाद इसकी गुणा कर दो, साइन आर डैश बटे साइन आई। अब क्या आप देख रहे हो, साइन आई ऊपर है, साइन आई नीचे है, कट जाते हैं, साइन आर से साइन आर कट जाता है, साइन आर डैश से साइन आर डैश, यानी क्या बचता है, 1 बचता है, यानी कि ये बराबर 1। अब मैं केवल डब्ल्यू एन जी निकाल लेता हूँ, ए एन डब्ल्यू और जी एन ए को मैं उधर पहुँचा देता हूँ। कैसे, तो डब्ल्यू एन जी बराबर 1 बटा, ये नीचे आ जाएंगे 1 के, ए एन डब्ल्यू गुणा जी एन ए, इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जी एन ए को मैं ऊपर ले जाता हूँ। जी एन ए ऊपर कैसे जाएगा, जी एन ए को ऊपर ले जाने के लिए हमने क्या अभी सूत्र सोल्व किया था, अभी पीछे हमने लिखा था कि ए एन डब्ल्यू बराबर या जी एन डब्ल्यू बराबर 1 बटे डब्ल्यू एन जी। तो जी और डब्ल्यू आपस में चेंज हो जाते हैं, जब ये 1 बटा में आता है तो डब्ल्यू नीचे आ जाता है और जी इधर आ जाता है। इसी प्रकार से यदि मैं किसी को भी ऊपर ले जाता हूँ तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए एन जी हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, ए एन डब्ल्यू रह जाएगा, और ये इधर क्या है, डब्ल्यू एन जी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डब्ल्यू एन जी क्या होता है, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से हमें जो है अपवर्तनांकों के बीच संबंध हम निकाल सकते हैं। इस पे 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यानी कि आंकिक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार ये 2 अंकिक प्रश्न है, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। तो इसको हल करते हैं। ये कहता है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है, यानी कि क्या दिया हुआ है, ए म्यू जी दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। ये कहता है वायु का कांच के सापेक्ष निकालो, वायु का कांच के सापेक्ष। तो जिसका अपवर्तनांक हमें निकालना होता है उसको हम इधर लिखते हैं। तो हमें वायु का निकालना है और किसके सापेक्ष निकालना है, कांच के। कांच का है, कांच को बोलते हैं ग्लास, जी। तो कितना हो जाएगा, जी म्यू ए बराबर 1 बटे ए म्यू जी। ये अभी हमने संबंध निकाल के आए हैं, तो यहाँ रख दो 1/3/2, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से कितना आएगा, 2/3 आपका जो है ये संबंध आ जाता है, ठीक है। अपवर्तनांक आपका निकल गया। ये हल 2 दिया हुआ है, इसका हल मैं 2 यहाँ कर देता हूँ। कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है, यानी कि पहले तो आप लिखो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच का वायु के सापेक्ष, यानी कि कांच का है तो क्या आएगा इसमें, सॉरी ये मैंने म्यू ले लिया है यहाँ पे एन की जगह, तो आप एन लिख सकते हो इसको। इसमें दूसरा क्वेश्चन मैं एन से करा देता हूँ। तो ये कहता है कांच का वायु के सापेक्ष 3/2 है, तो कांच का कितना था यहाँ लिखते हैं, और वायु के सापेक्ष है तो वायु के सापेक्ष वाले को इधर लिखते हैं। और ये कितना है 3/2, ये हमें दिया हुआ है।
दूसरा कहा हुआ जल के वायु के सापेक्ष 4/3 है, यानी कि जल के लिए हम W लेते हैं जो कि इधर आएगा, और वायु के सापेक्ष है तो ये भी कितना है 4/3। हमें क्या निकालना है, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का निकालना है हमें। तो कांच का क्या निकालना है, तो कांच का निकालना है तो हमें G इधर आएगा, और किसके सापेक्ष निकालना है, जल के सापेक्ष, तो जल के लिए W इधर आएगा। तो ये कैसे हो जाता है, इसके लिए हम लिखेंगे ANG/ANW। अभी ये सूत्र हमने अभी आपको निकाल के दिखाया था। तो ANG कितना है 3/2/4/3, और ये 3 बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा, तो 3 और 3 की गुणा हो जाएगी और 2 और 4 की गुणा हो जाएगी। इस प्रकार ये 9/8, ये आपका 9/8 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि वो हमारे इस चैनल से इन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ में सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन का बटन आता है, उसको आपको दबाना होगा। तो दबाने के बाद में ही हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं, जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं, तो वो सारे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।